अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो केस लॉ हम डिस्कस करेंगे वो है जी मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये है जी सेकंड मार्शल लॉ के दौरान का केस और इस केस में सेकंड मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया था जो कि जनरल जायजा खान साहब ने लगाया था। उन्होंने अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 1971 के तहत डिटेन करवा लिया था गुलाम जिलानी साहब को और अल्ताफ गवर साहब को। अब हम ये समझ लेते हैं कि गुलाम जिलानी साहब कौन थे और अल्ताफ गवर साहब कौन थे। गुलाम जिलानी साहब लीडर थे अवामी लीग के, जो कि वेस्ट पाकिस्तान की एक पार्टी थी, और जनरल जायजा खान ने ये फौज के जरिए वहां पे जो सर्च वारंट वगैरह और ये सारा कुछ करवाया ना, तो गुलाम जिलानी साहब ने एक लेटर लिखा जायजा खान साहब को कि आप ये ना करवाएं, वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जवान हैं, आप उनके ऊपर ये जुल्म ज्यादती ना करवाएं। तो जब उन्होंने मार्शल लॉ लगवाया तो उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। और जो अल्ताफ गवर साहब थे वो एक पब्लिक सर्वेंट भी थे और उसके अलावा वो एक न्यूज रिपोर्टर भी थे। वो लेटर उनके हाथ में लग गया और उन्होंने वो लेटर पब्लिकली पब्लिश कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी डिटेन करवा लिया गया। अब उनकी डिटेंशन के बाद गुलाम जिलानी साहब की बेटी थी जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी, आसमा जिलानी साहिबा, क्योंकि गुलाम जिलानी साहब को लाहौर से पकड़ा गया था, उन्होंने फर्स्ट अपील फाइल कर दी पंजाब हाई कोर्ट में और अल्ताफ गौर साहब को कराची से पकड़ा गया था, इसलिए उनकी वाइफ जरीना गौर ने अपील फाइल कर दी सिंध हाई कोर्ट में। ये जो बोथ अपील्स थी ना, ये आर्टिकल 98 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 के तहत की गई थी। लेकिन जब ये अपील्स फाइल की गई तो हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया इन अपील्स के रद्द अमल में? हाई कोर्ट ने कहा कि जब कोई मार्शल लॉ लगता है ना, तो हाई कोर्ट के पास पावर नहीं होती कि वो कोई अपील सुन सके। तो उन्होंने ये लिखा, जो उन्होंने फैसला सुनाया हाई कोर्ट ने, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 3 1969 रिमूवल ऑफ डाउट्स, उसके तहत हाई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो ये अपील सुन सके। फिर जी क्या हुआ, आसमा जिलानी साहिबा यहां पर नहीं रुकी। आसमा जिलानी ने फर्दर अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की तो स्टेट ने जो अपने आर्गूमेंट्स दिए वो आर्गूमेंट्स कुछ यूं थे कि कैल्सन थ्योरी यूज की गई है, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 200 केस में, कि कैल्सन थ्योरी वो होती है जिस थ्योरी में ये कहा गया हो कि जब कोई अवाम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब ये होता है कि अवाम उस रेवोल्यूशन को पसंद कर रही है और अवाम वो रेवोल्यूशन चाहती थी। दूसरा, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जरूरियात की बुनियाद पर मार्शल लॉ लगाया गया। ये कहा गया कि इस मुल्क की इस वक्त जरूरत थी कि मार्शल लॉ लगाया गया, ये डॉक्ट्राइन पेश की गई। तीसरा, एग्जाम्पल दी गई 200 केस की, उसमें जो फैसला हुआ था। उसके बाद आर्गूमेंट्स पेश किए जाने थे आसमा जिलानी साहिबा की तरफ से, तो उनकी तरफ से जो आर्गूमेंट्स पेश किए गए उनमें से चंद एक इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स ये हैं कि ये कोई मुखालिफ मुल्क की एलियन टेरिटरी नहीं है, हदूद नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौज कब्जा करके बड़ा फख्र महसूस कर रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमें ये कौन सी थ्योरी सुनाई जा रही है, कैल्सन थ्योरी और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, हमारे लिए कुरान से बढ़कर कोई थ्योरी नहीं है, वेस्ट की थ्योरी हमारे लिए कुरान से बढ़कर नहीं है, हमारे पास कुरान सबसे बड़ी थ्योरी और सबसे बड़ा कानून है। तीसरा जी, उन्होंने ये कहा कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को नहीं मानते, इसलिए हम ये मार्शल लॉ को भी जरूरी नहीं समझते, क्योंकि मार्शल लॉ हंगामी सूरत हाल में लगाया जाता है जब मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला कर देता है, तो उस सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल उस वक्त तक नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्गूमेंट्स के बाद जो अपना फैसला दिया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कैल्सन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, जो प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे स्टेट वर्सेस 200 केस में, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो मार्शल लॉ लगा था, उस मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दिया गया, या खान साहब वाले मार्शल लॉ को। जो मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 था उसे भी इलीगल करार दे दिया गया, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रह गया। जब उसका कोई लीगल इफेक्ट बाकी नहीं बचा था तो हमारे पास जिन्हें डिटेन किया गया था, जिनकी वजह से एक्चुअली सारा केस चल रहा है, गुलाम जिलानी साहब और अल्ताफ गवर साहब, उन दोनों की डिटेंशन भी इलीगल करार दे दी गई। ये आगे और कहानी है कि वो कब ये फैसला हुआ केस का, तब मार्शल ऑलरेडी खत्म हो गया, लेकिन हमें उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस यहीं तक है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आइन होता है वो सबसे बड़ा होता है और कोई कानून, कोई मार्शल लॉ आइन के ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स मार्शल लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो मुल्क की बड़ी अदालतें होती हैं वो किसी की पाबंद नहीं होती, वो फ्री होती हैं। ये आगे और डिटेल है, लेकिन हमारा सिलेबस यहीं तक था। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केस के हैं।
सबसे पहले जो एमसीक्यूज हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा कि हु वाज डिटेन अंडर द मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78। तो अगर मलिक गुलाम जिलानी साहब आता है या अल्ताफ गवर साहब आता है तो इनमें से एक आप लगाएंगे, अगर दोनों आते हैं तो फिर ऑप्शन साथ होगा बोथ ए एंड बी, आप वो लगा सकते हैं। हाउ मेनी अपील्स वर फाइल अगेंस्ट सच डिटेंशन, इस डिटेंशन में कितनी अपील्स फाइल की गई थी? 2 अपील थी। ये भी पूछ सकते हैं कि अपील कहां कहां फाइल की गई थी, एक पंजाब हाई कोर्ट में, एक सिंध हाई कोर्ट में। उसके बाद अगला एमसीक्यू तो हमारे पास बनेगा कि अपील फाइल किस किसने की थी। एक अपील फाइल की थी आसमा जिलानी साहिबा ने, दूसरी जरीना गौहर ने। तो अब ये वो पूछ सकते हैं कि आसमा जिलानी साहिबा ने कहां पे अपील दायर की थी? उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट में, क्योंकि लाहौर से पकड़ा गया था उनके वालिद को। और जरीना गौहर ने कहां पे की गई थी? उनके शौहर को कराची से पकड़ा गया, इसलिए उन्होंने सिंध में की थी। उसके बाद ये हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेगा इसमें से वो ये बनेगा कि वेयर अपील कैन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कहां अपील दायर की गई थी? वो हमारे पास जी सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। व्हाट इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सच अपील, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो अपील था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक्शन ऑफ याहिया खान इलीगल, डिक्लेयर एक्शन ऑफ याहिया खान नल एंड वॉइड, भुट्टो वाज कंपेल्ड टू रिमूव द मार्शल लॉ, भुट्टो को कहा गया था कि मार्शल लॉ, वो सारी आगे फर्दर डिटेल थी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आ जाए इन फेवर ऑफ गुलाम जिलानी साहब और अल्ताफ गवर साहब भी आ जाए तो तब भी आप लगा सकते हैं ये, और ये सारा कुछ। उसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज आएगा वो ये आएगा कि जो डिटेंशन हुई थी वो अकॉर्डिंग टू कौन से रेगुलेशन के तहत हुई थी? तो मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 के तहत वो डिटेंशन हुई थी गुलाम जिलानी साहब की और अल्ताफ गवर साहब की। उसके बाद हमारे पास आ सकता है जो अपील्स फाइल की गई थी पंजाब हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, वो कौन से आर्टिकल और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई थी? तो वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 98 और कॉन्स्टिट्यूशन 1962 की गई थी। फिर आ सकता है कि क्या अपील्स वो हाई कोर्ट में सुनी गई थी? नहीं, हाई कोर्ट ने कहा था कि हम ये अपील्स नहीं सुन सकते। हाई कोर्ट ने किस बिहाफ के ऊपर कौन सा रेफरेंस दिया था कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम ये अपील्स नहीं सुन सकते? तो वो हमारे पास था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नंबर 3 1969 रिमूवल ऑफ डाउट्स के तहत हाई कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम ये सुन सकते हैं। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि आसमा जिलानी साहब ने क्या क्या आर्गूमेंट दिए थे, तो वो आर्गूमेंट मैंने सारे डिस्कस कर दिया, उनमें से कोई एक आधा एमसीक्यूज में ऑप्शन होगा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, तो उनमें से भी कोई एमसीक्यूज बन सकता है, वो भी आप देख लीजिएगा, पहले डिस्कस हम कर चुके हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं एंड, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिर अमान अल्लाह।